So, hello, dear friends. I welcome you all to this YouTube channel, The Exam Counselor. Here, I am going to take your science component for JK फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी सिलेबस है, साइंस का जो सिलेबस है आपका साइंस कंपोनेंट का, जो 10 मार्क्स का है आपके एग्ज़ाम में, मैं कोशिश करूँगा कि वो पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं उसके रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ और आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँ एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा अगर हमारे पास एग्ज़ाम से पहले कुछ टाइम बचा तो हम क्लासेस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी इस कंपोनेंट की और ज़्यादा अच्छी हो सके और आप 10 में से 10 तक का टारगेट जो है इस कंपोनेंट में लेके चल सकें। सो आज इस कंपोनेंट की इस सीरीज़ की पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि मैं लेने जा रहा हूँ आपका फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। वो है आपका न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। हाँ जी, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स जो टॉपिक है इसे मैं आज डिस्कस करूँगा आपके सामने। आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, आई होप इस टॉपिक के एंड तक, इस क्लास के एंड तक वो सारी ही आपके कन्फ्यूजन्स, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस आज के टॉपिक को, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। सो पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। What is nutrition? So nutrition refers to the process by which organisms obtain and utilize nutrients from the food they consume, enabling them to grow, function and maintain their overall health. Nutrition plays a crucial role in providing the body with the essential elements it needs to function properly. A balanced diet that meets individuals' nutritional need is key to promoting overall well-being and preventing various health issues. अभी जो पैराग्राफ है व्हाट इज न्यूट्रिशन वाला, वो सारा पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ आपका पेन और आपकी नोटबुक रखें कि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। देखिए, न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें खुद से एक सवाल करना पड़ेगा कि हम खाना क्यों लेते हैं। वाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ती है हमें खाने की? अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी से उसके क्या असर पड़ेंगे हमारी बॉडी पे, ये चीज़ पहले समझने की। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, इस खाने में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। यानी हम जो काम करते हैं पूरे दिन, हम जो स्टडी करते हैं, हम जो सोते हैं, हम जो चलते फिरते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, इवन जब हम खाना भी खाते हैं तब भी हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उन न्यूट्रिएंट्स में से हमको मिलती है। अब इसके अलावा हमारी बॉडी ग्रो भी करती है सर्टन टाइम तक, कुछ टाइम तक 18 से 20 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में ग्रोथ भी होती रहती है। उस ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ किससे होती है? उसके लिए भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खाने के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट जब हम खाना खाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प करते हैं। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है? थोड़ा सा इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेनली अगर देखा जाए तो 5 न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं, उनमें पहला न्यूट्रिएंट जो है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स।
carbohydrates, next is your fats, third one is your proteins, and then vitamins, and then minerals. ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यही न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे खाने में मिलते हैं, और जिस खाने में ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जितनी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी, जिस मात्रा में हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिस खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स उस मात्रा में पाए जाएं, उस खाने को एक बैलेंस डाइट कहा जाता है। और हमें भी एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर बॉडी। हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम रहता है हमारी बॉडी में। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। यानी जो हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जो हम खाना भी खाते हैं, सोते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जिस एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट हमें खाने से मिलता है। सेकेंड इज योर फैट्स। फैट्स का क्या काम रहता है हमारी बॉडी के अंदर? फैट्स का यही काम रहता है कि ये भी हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो एनर्जी हमें चाहिए, उस एनर्जी काम करने के लिए वो एनर्जी हमें फैट्स देती है, फैट से हमें मिलती है। इसके अलावा फैट्स हमारी बॉडी को गर्म भी रखती है, फैट्स हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करती है। थर्ड वन इज योर प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या काम रहता है? देखिए, प्रोटीन का काम रहता है, ये हमें एनर्जी नहीं देती, प्रोटीन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। प्रोटीन का एक काम रहता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ में हमें हेल्प करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं मसल्स रैप्चर्स होते हैं, टेयर मसल होते हैं, या कहीं पे ज़ख़म लगा है, उस ज़ख़म को भरने में प्रोटीन्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारे ये जो बाल हैं, ये भी एक प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे जो नाखून हैं, वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। तो इन सब की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो आप लोगों से एक सवाल है कि नाखून में जो हमारे नेल्स में जो हमारे प्रोटीन रहती है, या हमारे जो हेयर्स में प्रोटीन रहती है, उस प्रोटीन का नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो हमारे नेल्स में और हमारे हेयर्स में होती है। थर्ड वन इज योर विटामिन्स। विटामिन्स काफ़ी कम मात्रा में विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, क्योंकि ये विटामिन्स की क्यों ज़रूरत रहती है हमारी बॉडी को, ये हम इन डिटेल अलग से विटामिन्स पे एक टॉपिक है इसमें सेक्शन में, वहाँ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक आपको याद रखना है कि विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को, विटामिन्स कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में कम चाहिए होती हैं हमारी बॉडी को। उनका जो अमाउंट है वो कम चाहिए, क्वांटिटी कम चाहिए होती है। अब विटामिन्स का क्या काम रहता है? विटामिन्स एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट विटामिन्स की डेफिशिएंसी से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज जो है वो इंसान के अंदर पैदा होती हैं। इसलिए उन बीमारियों से हमें बचाती है हमारी विटामिन्स, और ये विटामिन्स भी हमें खाने से ही मिलती है। नाउ द लास्ट वन इज योर मिनरल्स। मिनरल्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मिनरल्स भी हमें हमारे खाने से ही मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मात्रा, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना था। आई होप आपने ये चीज़ें अपनी नोटबुक पे नोट डाउन की होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस और फैट्स के क्या फंक्शन रहते हैं, प्रोटीन्स के, जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे, हम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स हैं। ठीक, इन चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूट्रिशन के बेस पे द मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं, उसके बेसिस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना ब्रॉडर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ब्रॉडर 2 कैटेगरीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स।
Autotrophs and heterotrophs. These are the two broader categories of living organism which has been in which the living organisms has been categorized based on their mode of taking food, mode of nutrition. So the first one is your autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. First one is your autotrophic mode of nutrition and the second one is your heterotrophic mode of nutrition. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली यूजुअली उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है. ग्रीन प्लांट्स, किंगडम प्लांटी में, ग्रीन प्लांट्स में यूजुअली, और ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज भी इसके अंदर आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं. हेटरोट्रॉप्स में मोस्टली एनिमल्स आते हैं. सारे ही एनिमल्स लगभग हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, एमोबा हो गया, मैन आ गया. सारे ही एनिमल्स जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हेटरोट्रॉप्स. फर्दर हेटरोट्रॉप्स को हमने और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे saprophytic mode of nutrition and then parasitic mode of nutrition and then holozoic mode of nutrition. हर एक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले इसी वीडियो में. आप बने रहिए, हम हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब on the basis of the mode of nutrition we have classified the living organisms into two broader categories, autotrophs and heterotrophs. और ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है और हेटरोट्रॉप्स के अंदर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है. अब हम थोड़ा सा इनको समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होती हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होती हैं. इस चीज़ को समझेंगे. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? देखिए, एक्चुअली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस किस्म की न्यूट्रिशन होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं कि वो कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये चीज़ याद रखना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं. जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऊपर डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. उसी तरीके के कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो तैयार करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर तैयार करते हैं. किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से. ठीक है. एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है. ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्यों होती है? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक किस्म का एक पिगमेंट होता है जो वो पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में होता है ये क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये क्लोरोफिल जो सन से, सूरज से आने वाली लाइट होती है, उस सूरज की लाइट को अपने अंदर ट्रैप करता है. अपने अंदर ट्रैप कर लिया पिगमेंट ने, और फिर वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ फिनोमेना उस प्लांट के अंदर होते हैं जो मैं रिएक्शन से अभी आपको समझाऊंगा. और होता क्या है कि वो सूरज से जो एनर्जी वो ट्रैप करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उस केमिकल एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरे एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. अभी हम समझते हैं कि कैसे होता है एक्चुअली. देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, प्लस वो ज़मीन से वाटर लेते हैं, 6 टाइम्स H2O पानी ले लिया, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे मैंने बोला आपको, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा. इस प्रेजेंस में क्या बनाता है? वो एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाता है, C6H12O6, प्लस ये बनाता है O2 यानी ऑक्सीजन, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, उनके ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं उनमें होती है, लीव्स में यूजुअली होती है, उनके जो लीव्स होते हैं उनमें होती है. अब होता क्या है कि अब यहाँ पे प्लांट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, देन आपका वाटर जो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
सब्सटेंस है। इनका यूज़ करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाता है जिसका नाम ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को ही प्लांट जो है अपने लिए एज अ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करता है। और ये जो ऑक्सीजन 6 टाइम्स O2 है, ये 6 टाइम्स O2, ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज़ कर देता है, जो प्लांट छोड़ देता है, और जिससे फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह एनिमल्स जो हैं वो अपने लिए, हम जो सांस लेते हैं वो यही ऑक्सीजन होती है एक्चुअली। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। द रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट के अंदर, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है वो खुद से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। सो इन शॉर्ट, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इतना आपको याद रखना है कि ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड in presence of sunlight by utilizing certain inorganic substances like carbon dioxide and water in presence of sunlight, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और जिन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उन प्लांट्स को बोला जाता है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और उनके अंदर उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद खाना तैयार करते हैं। ठीक, अच्छा अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रीन प्लांट्स ये जो है सूरज से आने वाली रोशनी, सूरज से जो रेज को इस तरीके से देन कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से जो है वो ट्रैप करता है, यहाँ से पानी लेके फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, और एनर्जी इस तरीके से जो है प्लांट को मिलती है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट हमारे, आई होप यहाँ तक आपको समझ आई हुई, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या फंक्शन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न सिर्फ एक प्लांट के लिए जिसमें वो हो रहा है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरी अर्थ के लिए, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी C6H12O6 जो बना वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन को अगर बोलोगे ना, ये रिएक्शन जो है लाइफ का एक बेसिक रिएक्शन है। यानी कि पूरी लाइफ, पूरा इकोसिस्टम, पूरा फूड चेन इस ही रिएक्शन पे डिपेंड है। बिकॉज ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है वो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उससे लेने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ये ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर, और ये खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं अपने लिए। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने कंसेप्ट एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा होगा, या फिर आप आगे उससे डिस्कस करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इसके बारे में कंसेप्ट आपने जो है वो आगे आप पढ़ोगे। हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल उस पर वीडियो लाइन। होता क्या है एक्चुअली, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो खाना तैयार करते हैं, अपने लिए तैयार करते हैं, या फिर उसको स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर करके रखा। अब जब वो स्टोर्ड फूड रहता है ना, उस स्टोर्ड फूड पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पलता है, यानी प्रोड्यूसर पे एक प्राइमरी कंज्यूमर आके उस पर पलेगा। जैसे कि घास है, तो घास को कौन खाता है भाई? घास को कोई भेड़ बकरी खाएगा, कोई दूसरा जानवर खाएगा, रैबिट खाएगा, ठीक है, वो खाएगा, तो कोई और दूसरा जानवर होगा जो रैबिट को खाएगा, और जिस जानवर ने रैबिट को खाया उससे भी, उसके ऊपर भी कोई ट्रॉपिक लेवल होगा, वो उसको खाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, इसे फूड चेन का कंसेप्ट है कि पलता है। इसलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रोस्पेक्ट से भी कि एक प्रोड्यूसर जो होता है जिसपे सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक,
दूसरी चीज़ है इसमें जो इम्पोर्टेंट समझने की है वो है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक या फिर कार्बन स्क्वेस्ट्रेशन। स्क्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द वर्ड रॉन्ग, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। कार्बन स्क्वेस्ट्रेशन एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखोगे हमारे इर्द गिर्द में कितनी इंडस्ट्रीज से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हमारे व्हीकल से कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो आजकल के टाइम में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं हर जगह से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पोल्यूशन जो है वो हो रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस मेंटेन करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो आपने देखा ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि CO2 को ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी C6H12O6 इसकी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो है अपने टिश्यूज़ में जो है वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जब वो स्टोर कर लेते हैं, इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर सोचो, अगर आप कि प्लांट वाली साइड होती नहीं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता नहीं, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो फिर जितना नाइट्रोजन का क्वांटिटी, जितना नाइट्रोजन का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उतना तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता। दैट्स वाई इसको मेंटेन रखने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ऑटोट्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर, अपने सेल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, एयर पोल्यूशन को जो है वो कम करने के लिए। थर्ड वन इज जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा रहा, क्योंकि अगर इस पे टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को समझाने बैठ जाऊँ, फिर इसके लिए ही एक पूरी क्लास चाहिए होगी हमें। तो पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को थोड़ा बहुत समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या एक्चुअली, कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, मैंने जैसे पहले आपको बोला, ये नाइट्रोजन जो होते हैं ना, प्रोटीन का, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से बनी होती है। जो हमारी प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स, ये बनी होती है एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड की बनी होती है। और इस एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, ठीक है, इसमें एमिनो एसिड्स में। अब ये नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 70% के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट क्या है ना, कि प्लांट इस नाइट्रोजन को क्या कर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूम जो दालें वगैरह होती हैं, उनके रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम इज द बैक्टीरिया। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो है रूट्स में रहता है। और ये ऑर्गेनिज्म करता क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसको अवेलेबल करता है उस प्लांट के लिए जिस प्लांट के रूट में वो रहता है, अवेलेबल कर देता है। अब जो वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो यूजेबल फॉर्म जो प्लांट के लिए उसको प्लांट जो है आसानी से यूटिलाइज कर सकता है। इस तरह से क्या होता है कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में सॉइल के अंदर जो है ये प्लांट बना के देता है, और इस तरह से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, दालें जो होती हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स बनती है वो नाइट्रोजन से बनती है। नाइट्रोजन जो है वो एमिनो एसिड में ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो दालें जो होती है वो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं सोर्स होती हैं। इसलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके उससे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट के लिए अवेलेबल करवाता है। ये चीज़ आपको
यहाँ तक आई होप क्लियर हुई होगी। चलते हैं आगे, जो है आपका बायोमास प्रोडक्शन। अब बायोमास प्रोडक्शन से क्या मुराद है, व्हाट इज़ बायोमास प्रोडक्शन। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपने लिए खाना तैयार करते हैं, अब जो ये खाना तैयार करते हैं, अब जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, देखो इनके जो लीव्स वगैरह, ग्रास जो प्रोड्यूस होता है, वो दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, नहीं होगा। भाई गाय घर में दूध देती है तो क्या खा के देती है दूध, वो तो पिज़्ज़ा बर्गर खाती नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसको तो भाई घास चाहिए। तो वो घास कहाँ से मिलेगा, वो भी प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हर्बीवर्स, हर्बीवर्स तो चाइनीज नहीं खाते ना भाई, इसलिए हर्बीवर्स के लिए बायोमास प्रोडक्शन। ऑटोट्रॉपिक जो है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली जो है वो जो मैंने फूड चेन का कंसेप्ट आपको बताया। नाउ द थर्ड वन इज, द लास्ट वन इज योर एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको रिएक्शन में समझा दिया था किस तरह से लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, प्लांट उसको ट्रैप करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन भी वहाँ पे होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के अंदर ऑटोट्रॉप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे हम एनर्जी फ्लो की बात करें, जैसे एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो एनर्जी जो है फ्लो कर रही है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई होप यहाँ तक आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी, जितने भी कंसेप्ट थे, आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, कि समझते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी प्लांट्स की बात होगी, ग्रीन प्लांट्स की बात हो गई, ग्रीन प्लांट्स बात की बात। अब हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is the mode of obtaining energy and nutrients from organism that cannot produce their own food। अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खाना तैयार खुद कर ही नहीं सकते, सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस उनके अंदर है ही नहीं, इसलिए वो क्या काम करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे रिलाई ऑन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे उनकी खुराक के लिए, यानी उनको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो पड़ती है वो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड वो कहाँ से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे खाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाया, जैसे शेर। ठीक है, अच्छा, आर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल, या जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई के केस में ऐसा होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि सिंपली जो है खाया, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस किया है उसको सिंपली एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, जिसको हम स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉप्स क्या काम करते हैं वो जो फूड होती है ना, जो खाना लेते हैं, उसको जो है वो इंजेस्ट करते हैं या फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि वो हम जो खाना लेते हैं, वो खाना जब हमारे पेट में चला जाता है तो वो खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद उससे निकलता है, जैसे एमिनो एसिड की बात, प्रोटीन्स, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड यानी फैट से मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब इनको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, जैसे कि ये और ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड्स ह्यूमन के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स में भी यही प्रोसेस रहता है। एज वेल एज मैनी fungi and some bacteria are example of heterotropic mode of nutrition that depends on the external source of nutrition for their survival। there are simple सी बात ये याद रखनी है आपको कि those living organisms which cannot produce their own ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो खुद से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि अपने खाने की नीड के लिए उन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्वायर करते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है उसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे यहाँ से आप समझते हैं टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ठीक, होलोजोइक। अब स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता है कि प्लांट है, प्लांट ग्रो करता है, उसके अंदर ग्रोथ कैसे होती है उसकी? उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पैदा हो रहे हैं और वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर हो गए, अब जब वो प्लांट गिर गया, बूढ़ा हो गया बेचारा, गिर गया या गिरा दिया, अब जब वो गिरेगा, अब जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ये न्यूट्रिएंट इस प्लांट पे क्या होगा, अब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर है, ठीक है ना, चाहे प्लांट की बात करो या डेड डिकेइंग एनिमल्स की बात करें, ठीक है। अब इस पे ना उन न्यूट्रिएंट जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है, इन पे भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां से वो न्यूट्रिएंट एक्वायर करेंगे, वहां से वो न्यूट्रिएंट एक्वायर करेंगे, जैसे कि यीस्ट और मशरूम्स। यीस्ट और मशरूम्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आप एक खाने को ना, आप ना चपाती को या जो भी ब्रेड वगैरह है, 2-3 दिन के लिए ना, फिलहाल अगर आप जम्मू में रहते हैं तो गर्मी में 2 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक दिन भी अगर आप उसको, 1 या 2 दिन भी अगर आप उसको किसी जगह पे रखते हो, मॉइस्ट प्लेस पे रखते हो ना, 2 दिन के बाद आप देखते हो कि उसके ऊपर जो है वो यीस्ट बन जाता है, यीस्ट ग्रो करता है। अब ये यीस्ट क्या है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये फंजाई है। अब ये फंजाई उस पर ग्रो करेगा, ठीक है, फंजाई ग्रो करेगा, तो फंजाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ये उस खाने के अंदर, चपाती के अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स पे क्या करेगा, उनको डिसॉल्व करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा अपनी बॉडी के अंदर, एब्सॉर्ब करेगा और उसी से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ले ले। ऐसे ही मशरूम जो होते हैं, मशरूम जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बनते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ये एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स होते हैं ना, वो सिक्रेट करते हैं उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, और खाने को वहीं पे डाइजेस्ट करके फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्रोसेस रहता है इनका, मशरूम्स का और यीस्ट का। सॉरी, क्या प्रोसेस रहता है इसको समझते हैं कि होता क्या एक्चुअली, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट करते हैं उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, और उसको डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर, यानी उसको डाइजेस्ट कर लिया और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप देखो एक्चुअली होता क्या है कि फंजाई भी जो होता है एक प्लांट की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर आप मशरूम और ईस्ट की बात करें, इनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है, ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं। तो क्लोरोफिल न होने की वजह से ये क्या काम करते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, इसलिए इनके अंदर एक दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक टाइप है, जिसे उसको बोलते हैं स्पोरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्वायर करते हैं। सेकेंड वन इज यूर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक पैथोजन का, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, होस्ट और पैरासाइट का कंसेप्ट आता है। इसमें यूजुअली क्या करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, जैसे टैपवर्म और लाइस की बात हो रही है। इससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइस या टैपवर्म है, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पल रही है। अब क्या कर रही है कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का खून चूस के पल रही है। इससे क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म की वो पल रही है वो एक होस्ट कहलाता है, और इसको पैरासाइट बोलेंगे। और पैरासाइट एक्चुअली यूजुअली पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक नेगेटिव रिलेशन रहता है। लेकिन नेगेटिव रिलेशन रहने का मतलब ये है कि होस्ट को उससे नुकसान पहुंचता है, होस्ट जो है वो बीमार हो जाता है इससे, ठीक है। जब पैरासाइट जो है वो होस्ट पे पलेगा, उसका खून चूसेगा, तो उससे तो नुकसान होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली यूजुअली जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सिर्फ एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता, ये प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। कस्क्यूटा, अगर आप ने शायद ये चीज़ पहले सुनी हो, कस्क्यूटा करके नाम, आई होप आई एम राइटिंग द सिलेबस, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा करके, कस्क्यूटा करके एक प्लांट होता है जो ग्रो कहाँ पे करता, ये प्लांट ग्रो करता है दूसरे प्लांट पे, ये प्लांट ग्रो करता है दूसरे प्लांट पे, यानी खुद के कोई रूट्स वगैरह नहीं है, दूसरे प्लांट की जो है किसी ब्रांच पे ग्रो करता है, वहाँ से जो है वो निकलता है। अब कस्क्यूटा का क्या काम रहता है कि ये एक पैरासाइट होता है। किस तरीके से ये पैरासाइट होता है कि जो जिस प्लांट पे ये ग्रो करता है वो प्लांट अपने लिए खाना तैयार करता है, अपनी जड़ों से पानी, मिनरल्स वगैरह वो सब जो है वो
लाता है, चढ़ाता है, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो न्यूट्रिएंट्स बनाता है। लेकिन कस्क्यूटा का काम करता है, इसको खाना खाना जो है वो बना बनाया मिल जाता है, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फोटोसिंथेसिस वगैरह की, ठीक है। तो ये एक किस्म का पैरासाइट हो जाता है, ठीक है, ये किस्म का पैरासाइट हो जाता है, ठीक है। यानी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, खुद से कुछ नहीं करेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे जो है वो अपना खाना लेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें मैन भी आता है, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ जिसमें हम खाना खाते हैं, हम खाने को अपने मुंह से इंजेस्ट करते हैं, अपने जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है उसको डिफरेंट प्रोसेस जो डाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस रहते हैं। तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे एमोबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी जो 3 टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स भी आपको आई होप क्लियर होंगी। इसके रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा क्लास के रिलेटेड, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास ऑन एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एट सो दैट्स वाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ है जो आपको समझ आ रही है, जो नहीं आ रही है समझ, यू हैव टू राइट इन द कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट दूसरी स्लाइड पे। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर हम लेते हैं, ठीक है ना, एंड देन डाइजेस्ट इट इंटरनली, यानी पूरा सॉलिड खाना ले लिया अपने अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट किया आपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, अपने अंदर उसको डाइजेस्ट किया। द इंजेस्टेड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। अब डाइजेशन में क्या होगा, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे उसमें एक्ट करते हैं, देन गैस्ट्रिक जूसेस, देन बाइल बटसेट्रा। जब हम वो पढ़ेंगे वहाँ पे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन डेप्थ पढ़ेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होते हैं, देन उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे एनिमल्स हो गए, जैसे इनमें ह्यूमन बीइंग्स जो वैरायटी ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है वो इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रोसेस करने के लिए, या फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना। We can also say that holozoic nutrition is a nutrition in which organism take complex food, यानी complex food अपने अंदर लेता है, उसको फिर इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करना यानी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, खून में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये प्रोसेस रहता है। तो एमोबा के अंदर भी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एमोबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलोंग विद एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन पे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला है कि स्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर ये पलते हैं, ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या सिक्रीट करते हैं, जो क्या काम करता है कि जो एंजाइम वो सिक्रीट करते हैं वो अपने आसपास में जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, वो सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से वो जो है उनको एब्जॉर्ब करता है और उनको यूटिलाइज करता है अपने लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक। स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही चीज़ होती है कि प्लांट्स जो होते हैं, अच्छा फंजाई, जैसे फंजाई जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे हमने ऊपर देखा यीस्ट एंड जो हमने देखा जो हमारे डिफरेंट फंजाइज रहते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है। सर्टन बैक्टीरियाज भी रहते हैं एंड कुछ प्रोटिस्ट एग्जिबिट स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना।
और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए विद इन द इकोसिस्टम। यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे है उसको कंज्यूम करके जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये स्पोरोफाइट जो है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का प्रोसेस है वो चलता रहेगा और हमारा एनवायरनमेंट भी इससे क्या रहेगा, साफ रहेगा। ओके, अब चलते हैं आगे। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे मैंने पहले बोला आपको कि पैरासाइट्स क्या काम करते हैं, पैरासाइट जो है वो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। इससे होस्ट की हेल्थ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। होस्ट को किल नहीं करता इमीडिएटली, ठीक है ना, होस्ट पे किल नहीं करता इमीडिएटली, लेकिन अपने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए जो वो होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप देखते हो एनिमल किंगडम के अंदर भी मैंने आपको कस्क्यूटा की एग्जांपल दी, ये सॉरी प्लांट किंगडम के अंदर भी मैंने आपको कस्क्यूटा की एग्जांपल दी कि कस्क्यूटा एक प्लांट है जो एज अ पैरासाइट जो है वो एक्ट करता है, ठीक। उसके अलावा एनिमल किंगडम के अंदर तो है ही, जैसे टैप वर्म है, टिक है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्टन बैक्टीरियाज और फंजाई जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पलते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो पलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पे जो हम खाना खाते हैं उसी पे पलते हैं, और इस तरीके से बीमारियां भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ इवन की डेथ तक हो सकती है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीयर डिजीजेस काज करते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक किस्म के पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि जब एक होस्ट रहता है एंड देन पैरासाइट, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, एक नेगेटिव एसोसिएशन है। अब एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें कि अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग विद ईच अदर, और जिससे क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को फायदा हो रहा है, यानी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। यहाँ पे दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है, पैरासाइट को तो फायदा हो रहा है लेकिन होस्ट को नुकसान हो रहा है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, यानी दोनों कुछ ना कुछ फायदा, और नुकसान किसी का भी नहीं है, दोनों को फायदा हो रहा है साथ रहने से लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं हो, ऐसी एसोसिएशन को बोला जाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बियोटिक एसोसिएशन। नाउ इट्स योर टर्न कि आपको सिम्बियोटिक एसोसिएशन की दो एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में बतानी है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन की दो एग्जांपल्स किन किन के बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन रहती है, उसकी दो एग्जांपल्स आपको कमेंट सेक्शन में बतानी होगी, ठीक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब हम समझते हैं कि फंक्शन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या रहता है। तो फंक्शन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, फंक्शनिंग ऑफ न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और फूड चेन, फूड वेब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, डाइवर्स डाइटरी हैबिटेट्स। देखो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लीड्स टू द वाइड रेंज ऑफ डाइटरी हैबिटेट्स अमंग ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हेटेरोट्रॉप्स मोस्टली क्या करते हैं ना, वो डिफरेंट हर किसी का खाना रहता है, कोई तो ओमनिवोरस है, कोई तो कॉर्निवोरस है, कोई तो हर्बीवोरस है, ठीक है। तो डाइवर्स हैबिटेट, इस तरह से बायोडाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में आ जाती है इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन फूड चेन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, serving as a prey or for predators and contributing to the balance of the population in the ecosystem। यानी कि फूड चेन यानी कि खरगोश खा रहा है घास, है ना, घास को खाया खरगोश ने, फिर खरगोश को खाया किसी जैकल ने, जैकल को वापस से खाया किसी बड़े प्रेडेटर ने, यानी शेर ने खाया। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक फूड चेन चल रहा है, तो बैलेंस जो है वो पॉपुलेशन का मेंटेन रहता है, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर एक इकोलॉजिकल बैलेंस, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। नाउ थर्ड वन इज योर डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जैसे मैंने बोला आपको कि स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है आपके आसपास आजू बाजू, है ना, उस पे पलता है, उसको जो है वो ख़त्म कर देता है, उसी से आपने न्यूट्रिएंट्स ले तो वापस से वो न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न करता है,
यानी कि डेड डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको वापस से एक साइकिल में जो है वो लाया जाता है, उसको वापस से रीयूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ से, स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक साइकिल जो है वो न्यूट्रिएंट्स का जो है न्यूट्रिएंट्स का साइकिल जो है मेंटेन रहेगा। अब जिनको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का समझ नहीं आ रहा है, अलग से मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इसी तरीके से उनका एक साइकिल चलता रहता है। एनर्जी इक्विजिशन, एनर्जी ली जाती है ना, कि जब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, एंड देन मेटाबॉलिक सपोर्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक सपोर्ट, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन वगैरह, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। क्विक रिकैप हम थोड़ा सा देते हैं, जो अभी तक हमने किया उसका क्विक रिकैप एक बार फिर से देते हैं कि न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है। ये एक प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बात नहीं करता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एज अ होल। ठीक है, उसकी बात करते हैं। देन न्यूट्रिशन हमने देखी, न्यूट्रिशन की टाइप्स हमने देखी कि टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है कि प्लांट खुद से अपना खाना तैयार करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना खाना तैयार करते हैं, है ना, वो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंसेस का, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको अपने लिए अवेलेबल करवाते हैं। देन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस किया है। नाउ अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका कुछ डाउट रहता है, मैं एक रिकमेंड करूँगा आपको चीज़ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है, इसके लिए आपको अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास 10th साइंस का जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस करके एक यूनिट आता है, लाइफ प्रोसेस आई थिंक बायो का पहला यूनिट है, तो आप ज़रूर उस यूनिट को एक बार पढ़िएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें जो रिवाइज भी होंगी और कुछ नई चीज़ें भी वहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी। सो अलोंग दिस क्लास, अलोंग विद द लाइफ प्रोसेस यूनिट फ्रॉम क्लास 10th साइंस, उसको आप पढ़िएगा। आपके इस टॉपिक में से मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इससे बाहर कोई JKSSB कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो चीज़ भी आपको थोड़ी बहुत देखनी होगी। उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम आप लिखो और उनके सामने कि ये किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें है, वेदर इट इज़ होलोजिक, वेदर इट इज़ स्पोरोफिटिक, वेदर इट इज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो चीज़ आपको डिस्टिंग्विश उनमें करना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह का जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया कि इसमें बताओ जी किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो उसमें आपको स्पोरोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजिक इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी न्यूट्रिशन है। ऑब्वियसली अगर एनिमल का नाम दिया होगा तो हेटेरोट्रॉपिक ही होगा, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक होगा, सेप्रोफिटिक होगा, या फिर वो चीज़ आपको करनी है अपने एंड से। ठीक, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। सो कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।